नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। जिंदगी की इस आपाधापी में जब दिल जिम्मेदारियों की बोझ से थोड़ा थकने लगे और दिमाग दुनिया भर के सवालों से घिर जाए, तो जानते हैं सबसे बेहतरीन दवा क्या है? बताइए जरा। यादों का वो पहला झोंका जो हमें उस दौर में ले जाता है जहाँ खुशियाँ बेहद छोटी छोटी चीज़ों में बसी थीं, जहाँ सुकून का मतलब किसी महंगे कैफ़े की कॉफ़ी नहीं बल्कि नुक्कड़ की दुकान पर मिलने वाली वो कुल्हड़ की चाय थी। तो चलिए आज अपनी सारी चिंताएं, सारा तनाव और ऑफिस की वो सारी थकान यहीं पर इस देहरी पर छोड़ दीजिए। काम भूल जाइए, ये काम कभी खत्म नहीं होंगे मित्रों। एक गहरी सांस लीजिए, अपने आसपास के शोर को भूल जाइए और मेरे साथ चलिए यादों की गलियों के एक ऐसे ही खूबसूरत सफ़र पर। आज की हमारी कहानी हमें ले चलती है मित्रों एक पुराने शहर की उस ऐतिहासिक संकरी गली में, जहाँ वक्त आज भी ठहर कर सांस लेता है, जहाँ एक पुरानी जर्जर मगर आलिशान हवेली के नुक्कड़ पर चाय का धुआं उठता है और उस धुएं के बीच लिखी जाती है एक ऐसी दास्तान जहाँ दो अजनबी पहली बार एक ही छतरी के नीचे आते हैं, जहाँ नजरें मिलने पर जुबान खामोश हो जाती है और उंगलियों का वो पहला अनजाना स्पर्श कुल्हड़ की चाय की गर्माहट को भी फीका कर देता है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, रिमझिम गिरती बूंदों की आवाज़ को महसूस कीजिए और खो जाइए इस बेहद मखमली और रूहानी दास्तान में। कुल्हड़ की चाय और अधूरी गज़ल। अमीन गांव की वो नुक्कड़ वाली दुकान। अमीन गांव एक ऐसा शहर था जिसके मिजाज में आज भी नवाबियत और ठहराव घुला हुआ था। वहाँ की सड़कें कंक्रीट की नहीं बल्कि इतिहास के पत्थरों से बनी थी। इसी शहर के एक कोने में स्थित थी राय बहादुर की हवेली। कभी इस हवेली के झरोके से शाम को महफिलें सजा करती थी, लेकिन आज इसके बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजों पर वक्त की धूल जमी थी और दीवारों पर हरी काई उगाई थी। इसी हवेली के ठीक नुक्कड़ पर अमलतास और नीम के पेड़ों की घनी छांव के नीचे रहमान चाचा की चाय की दुकान थी। रहमान चाचा पिछले 40 सालों से वहाँ चाय बना रहे थे। उनके पास पीतल का एक पुराना केतली नुमा समोवर था जिसमें से चौबीसों घंटे इलायची, अदरक और पुदीने की मिली जुली खुशबूदार भाप निकलती रहती थी। वह अगस्त का एक सुहाना शनिवार था। आसमान सुबह से ही गहरे स्लेटी बादलों से घिरा हुआ था। ठंडी हवा के झोंके पेड़ों के पत्तों को सहलाते हुए गुजर रहे थे। ऐसे मौसम में अमीन गांव के लोग अपने घरों में दुबक कर पकौड़ों का लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन अर्नब के लिए आज का दिन बेहद मसरूफियत भरा था। अर्नब एक 24 साल का युवा जो पेशे से तो एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट था, लेकिन उसका दिल पुरानी नज़मों, गज़लों और शायरी में धड़कता था। वह जब भी शहर की इस भाग दौड़ और कंप्यूटर की कोडिंग से थक जाता, अपनी पुरानी डायरी और एक पेन लेकर अमीन गांव की इन शान गलियों में निकल आता। आज भी वह इसी इरादे से निकला था, लेकिन वह अपनी छतरी घर पर ही भूल आया था। वह हवेली के पास पहुंचा ही था कि अचानक आसमान जोर से गड़गड़ाया और देखते ही देखते मोटी मोटी बूंदें बरसने लगी। अर्नब ने अपनी डायरी को अपने कुर्ते के भीतर छुपाया और दौड़कर रहमान चाचा की दुकान के छोटे से तिरपाल के नीचे आ खड़ा हुआ। आओ मियाँ अर्नब, आज तो बड़े सही वक्त पर आए। मौसम देख रहे हो, बिल्कुल कड़क चाय जैसा है। रहमान चाचा ने अपनी घनी सफ़ेद मूंछों के बीच से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ चाचा, बस एक कड़क इलायची वाली चाय बना दीजिए। आज दिमाग को इसी सुकून की जरूरत थी। अर्नब ने अपने बिखरे बालों से पानी की बूंदों को झटकते हुए कहा। चाचा ने मिट्टी का एक कटोरा उठाया, एक कुल्हड़ उठाया, उसे पानी से खंगाला और खौलती हुई लाल भूरी चाय उसमें उड़ेल दी। चाय की सौंधी खुशबू हवा में तैरने लगी। अर्नब ने कुल्हड़ हाथ में लिया और उसकी गर्माहट से अपनी हथेलियों को सहलाने लगा। वह चाय की पहली चुस्की लेने ही वाला था कि तभी गली के मोड़ से एक नज़ारा उसकी आंखों के सामने तैर गया। बारिश अब मूसलाधार हो चुकी थी। पानी की चादर सी तन गई थी चारों तरफ। उसी धुंधली बारिश के बीच सामने से एक लड़की भागती हुई आ रही थी। उसने हल्के गुलाबी रंग का अनारकली सूट पहना हुआ था जिसके बॉर्डर पर गोटे का काम था।
उसका सफ़ेद दुपट्टा पूरी तरह भीग चुका था और उसके चेहरे पर आकर चिपकी बालों की लटों से पानी की बूंदें टपक रही थी। वह और कोई नहीं, मीरा थी। मीरा, जो पास के ही एक स्कूल में संगीत की शिक्षिका थी। वह बेहद सादगी पसंद, शांत और अपनी ही धुन में रहने वाली लड़की थी। आज वह अपनी सहेली के घर से लौट रही थी। इस बेमौसम बारिश ने उसे घेर लिया। मीरा ने चारों तरफ देखा। आश्रय के लिए रहमान चाचा की दुकान ही एकमात्र सहारा थी। वह तेजी से कदम बढ़ाती हुई दुकान के तिरपाल के नीचे आ खड़ी हुई। अचानक एक अजनबी लड़के को वहां खड़े देखकर वह झिझकी। उसने अपनी नजरें नीची कर ली और अपने भीगे हुए दुपट्टे को सहेजने लगी। अर्नब ने जैसे ही मीरा को देखा, उसके हाथ में थमा कुल्हड़ वहीं थम गया। कहते हैं जब जिंदगी में किसी खास से मुलाकात होनी होती है तो कायनात सारे शोर को शांत कर देती है। अर्नब को ऐसा लगा जैसे बारिश की बूंदों की आवाज़ धीमी हो गई है। मीरा के चेहरे की वो मासूमियत, उसकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें जिसमें पानी की नमी थी, और उसकी नाक पर चमकती हुई छोटी सी लौंग। अर्नब का दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे खुद अपनी छाती में एक हलचल महसूस हुई। मीरा ने महसूस किया कि कोई उसे बेहद संजीदगी और एकटक निहार रहा है। उसने धीरे से अपनी पलकें उठाईं और सीधे अर्नब की आंखों में झांका। वह पल सिर्फ कुछ सेकंड का था, लेकिन उस पल में जैसे सदियां सिमट आई थीं। अर्नब की आंखों में एक गहरी प्रशंसा और शालीनता थी, जिसे देखकर मीरा के गोरे गालों पर अचानक एक गुलाबी सी लाली दौड़ गई। उसने फौरन शर्माकर अपनी आंखें झुका ली। उसका उस तरह शर्माना इतना मुकम्मल था मित्रों कि उसने अर्नब के दिल के सारे तार झंकृत कर दिए। मीरा अपनी उंगलियों से अपने कुर्ते के कोने को मरोड़ने लगी। उसका दिल भी अब अजीब सी रफ्तार से धड़क रहा था। वह घबराहट और शर्म के मारे अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। अरे बिटिया, तुम तो पूरी भीग गई हो। बैठो, यहाँ बेंच पर बैठो। रहमान चाचा ने एक सूती कपड़ा बेंच पर मारते हुए कहा। तुम्हारे लिए भी चाय बनाऊं? मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। जी चाचा, थोड़ी कम चीनी की। उसकी आवाज़ इतनी सुरीली थी जैसे मंदिर की कोई घंटी बजी हो। अर्नब बस मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनता और देखता रहा। बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि हवाएं और तेज हो गई थी। तेज हवा के एक झोंके के साथ बारिश की बौछार सीधे दुकान के अंदर आई। मीरा जिस बेंच पर बैठी थी वह पूरी तरह भीगने लगी। वह संकुचित होकर दीवार से सट गई। अर्नब ने देखा कि मीरा ठंडी हवा और भीगे कपड़ों की वजह से थोड़ा कांप रही थी। उसके पास एक बड़ी मजबूत काली छतरी थी, जो उसने रहमान चाचा के काउंटर पर के पास रखी थी। दरअसल वह छतरी चाचा की थी। अर्नब ने बिना कुछ सोचे चाचा से कहा, चाचा मैं आपकी ये छतरी थोड़ी देर के लिए ले लूं? इन्हें बस स्टैंड तक छोड़ आता हूँ, वहाँ से इन्हें तांगा या ऑटो मिल जाएगा। चाचा ने मुस्कुराकर हामी भर दी, जैसे वे इन दो युवा दिलों के बीच पनप रहे इस अनजाने एहसास को पढ़ चुके थे। हाँ हाँ मियाँ, जरूर, बिटिया परेशान हो रही है। अर्नब छतरी लेकर मीरा के करीब आया। जब वह उसके पास खड़ा हुआ तो दोनों के बीच की दूरी महज कुछ इंच रह गई थी। मीरा ने चौंक ऊपर देखा। हाँ, बाहर बहुत तेज बारिश है। अगर आप कहें तो मैं आपको मुख्य सड़क तक छोड़ दूँ, वहाँ से आपको घर के लिए गाड़ी मिल जाएगी। अर्नब ने बेहद अदब और हिचकिचाहट के साथ पूछा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा भरोसा था। मीरा ने अर्नब को देखा, फिर बाहर बहते पानी को। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, और अर्नब की आंखों की शराफत पर उसे भरोसा हो गया था। उसने धीरे से सिर हिलाया। जी शुक्रिया। अर्नब ने छतरी खोली और दोनों तिरपाल के नीचे से निकलकर बारिश में आ गए। काली छतरी के उस छोटे से घेरे में अब दो अजनबी बंद थे। बाहरी दुनिया में बस पानी बरस रहा था, लेकिन उस छतरी के नीचे एक अलग ही कायनात आबाद हो चुकी थी। छतरी का झुकाव मीरा की तरफ ज्यादा रखा ताकि वह भीगे नहीं। इस कोशिश में उसका अपना बायां कंधा पूरी तरह भीग रहा था। मीरा ने गौर किया कि अर्नब खुद भीगकर उसे बचा रहा था। इस बात ने उसके दिल में कबीर के लिए एक बेहद मीठा और गहरा सम्मान जगा दिया। दोनों चुपचाप चल रहे थे। संकरी गली के पत्थरों पर पानी बह रहा था। हवा के हर झोंके के साथ मीरा का भीगा हुआ दुपट्टा उड़कर अर्नब के कुर्ते से छू जाता।
जब भी ऐसा होता, दोनों के दिलों की धड़कनें एक सुर में तेज हो जाती। चलते चलते अचानक एक मोड़ पर सामने से एक तेज रफ्तार बैलगाड़ी आई। कीचड़ और पानी के छींटों से बचने के लिए अर्णव ने बिना सोचे समझे मीरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वह एक क्षण जैसे वक्त का थम जाना था। अर्णव की मजबूत गर्म उंगलियों ने मीरा की नाजुक ठंडी और भीगी हुई कलाई को थाम लिया था। वह उनका पहला स्पर्श था। जैसे ही दोनों की त्वचा का संपर्क हुआ, मानो एक हल्का सा आसमानी करंट दोनों के वजूद से होता हुआ सीधे रूह में उतर गया। मीरा की सांसें रुक गईं। उसने अपनी आंखें बड़ी करके अर्णव को देखा। अर्णव भी उसे ही देख रहा था। उस स्पर्श की गहराई इतनी ज्यादा थी कि दोनों के शरीर से में एक सिहरन दौड़ गई। अर्णव की हथेलियों की जो स्वाभाविक गर्माहट थी, उसने मीरा के ठंडे हाथ को एक अजीब सा संबल दिया, लेकिन यह शारीरिक गर्माहट से कहीं ऊपर था। उस छुअन में एक ऐसा एहसास था जिसने दोनों के मन को भीतर तक झकझोर दिया। वे भूल गए कि वे सड़क पर हैं। वे भूल गए कि बारिश हो रही है। थोड़ी देर पहले जो कुल्हड़ की चाय उन्होंने पी थी, जिसकी गर्माहट उन्हें बहुत सुकून दे रही थी, इस पहले स्पर्श के आगे वह चाय की गर्माहट भी बेहद फीकी पड़ गई। दिल की धड़कन का तापमान उस चाय से कहीं ज्यादा हो चुका था। मीरा का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि अर्णव उसके दिल की आवाज़ सुन लेगा। उसने लजाकर बेहद धीरे से अपनी कलाई को अर्णव की पकड़ से छुड़ाया। अर्णव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत हाथ हटा लिया। आई एम सॉरी। वह गाड़ी अचानक आ गई थी, अर्णव ने हचकचाते हुए कहा। उसका अपना चेहरा भी इस वक्त लाल हो रहा था। मीरा ने अपनी नजरें झुकाए हुए ही अपनी कलाई को अपने दूसरे हाथ से सहलाया, जहां अभी अभी अर्णव की उंगलियों के निशान जैसे छप गए थे। उसने धीमी आवाज में कहा, कोई बात नहीं और शुक्रिया। उस स्पर्श ने उनके बीच की अजनबी दीवार को हमेशा के लिए ढहा दिया। वे सिर्फ दो राहगीर नहीं, बल्कि दो ऐसे दिल थे जो एक दूसरे के आकर्षण में पूरी तरह बंध चुके थे। वे मुख्य सड़क के बस स्टैंड पर पहुंच चुके थे। खुशकिस्मती से या शायद बदकिस्मती से एक तांगा वहां खड़ा था। मीरा तांगे की तरफ बढ़ी, फिर रुकी। उसने पलटकर अर्णव को देखा। उसकी आंखों में अब वह पा लेने की बेचैनी साफ दिख रही थी, जो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की शुरुआत में होती है। वह जानना चाहती थी कि यह लड़का कौन है जो कुछ ही मिनटों में उसके पूरे वजूद पर छा गया। मेरा नाम मीरा है, उसने पहली बार खुद से शुरुआत की। अर्णव के चेहरे पर एक मुकम्मल मुस्कान खिल गई। मैं अर्णव हूँ। तभी अर्णव के हाथ से उसकी डायरी छूटकर नीचे गिर गई। डायरी का एक पन्ना खुल गया, जिस पर पानी की कुछ बूंदें गिर गईं। मीरा ने झुककर डायरी उठानी चाही, तो उसकी नज़रें उस पन्ने पर लिखी एक अधूरी गज़ल पर पड़ी। अर्णव ने भी उसे उठाने की कोशिश की, और इस बार फिर उनकी उंगलियां एक दूसरे से छू गईं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। इस बार इस मुस्कान में शर्म तो थी, लेकिन एक जाना पहचाना हक भी था। मीरा ने डायरी अर्णव को देते हुए कहा, गजल अच्छी है लेकिन अधूरी है। अर्णव ने सीधे मीरा की कपकपाती आंखों में देखा, जहां उसके लिए बेशुमार जज्बात तैर रहे थे। यह गजल अब तक इसलिए अधूरी थी मीरा, क्योंकि इसे मुकम्मल होने की वजह नहीं मिली थी। आज शायद वह वजह मिल गई है। मीरा का दिल इस बात को सुनकर जोर से उछला। उसने बिना कुछ कहे तांगे में कदम रख दिया। जब तांगा चलने लगा, उसने तांगे के पीछे वाले पर्दे को हटाकर अर्णव को देखा। अर्णव वहीं बारिश में खड़ा, हाथ में छतरी लिए उसे ही जाता हुआ देख रहा था। मीरा ने तांगे के अंदर बैठकर अपने दिल पर हाथ रखा, जो अब भी कबीर की धुन पर धड़क रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से वादा किया कि वह रहमान चाचा की उस दुकान पर दोबारा जरूर जाएगी। उस शनिवार के बाद अमीन गांव की आबो हवा जैसे बदल गई थी। अर्णव का मन अब कंप्यूटर की कोडिंग में बिल्कुल नहीं लगता था। वह दिन भर ऑफिस में बैठकर अपनी उंगलियों को देखता, जहां मीरा की कलाई का वो कोमल स्पर्श आज भी महसूस होता था। वह बार बार अपनी डायरी का वह पन्ना खोलता और सोचता कि इस गजल को कैसे पूरा करे। उसे पा लेने की, उसे दोबारा देख लेने की बेचैनी उसे सोने नहीं देती थी। उधर मीरा का हाल भी कुछ अलग नहीं था। स्कूल में बच्चों को हारमोनियम पर सरगम सिखाते हुए भी उसके दिमाग में अर्णव का वह चेहरा और उसकी छतरी की छांव घूम जाती थी। जब भी बारिश होती, वह अपनी खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती और अपनी कलाई को चूम लेती, जिसे अर्णव ने पकड़ा था। वह एक अजीब सी मीठी तड़प थी, एक ऐसी बेचैनी जिसमें एक अजीब सा सुकून था।
पूरा एक हफ्ता बीत गया। दोनों में से किसी के पास एक दूसरे का नंबर नहीं था, ना ही कोई पता था उनके पास। मिलने का सिर्फ एक ही जरिया था, रहमान चाचा की वो नुक्कड़ वाली दुकान। अगले शनिवार ठीक उसी वक्त अमीन गांव के आसमान पर फिर से बादल घिर आए। अर्नब सुबह से ही तैयार बैठा था। उसने आज वही कुर्ता पहना था जो उस दिन भीगा था। वह अपनी डायरी लेकर सीधे रहमान चाचा की दुकान पर पहुंचा। आओ मियाँ अर्नब, आज छतरी लाए हो या फिर किसी और की बिटिया का इंतजार है? रहमान चाचा ने चुटकी लेते हुए कहा। अर्नब झेप गया और मुस्कुराकर रह गया। चाचा, बस एक कड़क चाय बना दीजिए। वह बेंच पर बैठ गया। हर गुजरती आहट पर उसका दिल थम जाता। वह कभी घड़ी देखता तो कभी गली के उस मोड़ को जहाँ से मीरा आई थी। समय जैसे रेंग रहा था। 1 घंटा बीत गया। बारिश शुरू हो गई लेकिन मीरा नहीं आई। अर्नब के अंदर की बेचैनी अब मायूसी में बदलने लगी। क्या वह नहीं आएगी? क्या वह सिर्फ एक इत्तेफाक था? तभी अचानक पीतल की वह घंटी टनटना उठी जो चाचा ने दुकान के कोने में टांग रखी थी। अर्नब ने झटके से सिर उठाकर देखा। गली के मोड़ से एक सफ़ेद रंग की छतरी के नीचे कोई आ रहा था। छतरी ऊपर उठी और सामने मीरा खड़ी थी। उसने इस बार नीले रंग का सूट पहना था और उसके चेहरे पर वही चिर परिचित कातिलाना सादगी थी। जैसे ही उसकी नज़रें बेंच पर बैठे अर्नब से मिली, उसके कदम वहीं ठहर गए। मीरा के चेहरे पर एक ऐसी राहत और खुशी की लहर दौड़ी जिसे वह छुपा नहीं सकी। उसने शर्माकर अपनी आंखें झुका ली, लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटी। वह धीरे धीरे चलकर दुकान के अंदर आई और अपनी सफ़ेद छतरी को बंद करके एक तरफ रख दिया। गज़ल मुकम्मल हुई। 2 दिल एक हुए, आप आ गईं। अर्नब अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था। मीरा ने उसे देखा। उसकी आंखों में भी वही तड़प थी जो अर्नब की आंखों में थी। मुझे आना ही था। मीरा, एक गज़ल अधूरी थी ना? उसने बेहद धीमी और खूबसूरत आवाज़ में कहा। रहमान चाचा ने बिना कहे 2 कुल्हड़ में गर्मा गर्म कड़क चाय दोनों की तरफ बढ़ा दी। लो मियाँ, आज चीनी बिल्कुल वैसी है जैसी तुम दोनों को पसंद है। दोनों ने कुल्हड़ हाथ में लिए। इस बार वे अलग अलग नहीं थे, बल्कि एक ही बेंच पर पास पास बैठे थे। बारिश बाहर बारिश की बूंदें भी हवेली की पुरानी दीवारों पर संगीत पैदा कर रही थी। अर्नब ने अपनी डायरी निकाली और मीरा के सामने रख दी। डायरी का वह पन्ना खुला हुआ था, लेकिन इस बार वह खाली नहीं था। अर्नब ने पिछले कुछ दिनों की अपनी सारी बेचैनी, सारा प्यार उन लाइनों में उड़ेल दिया था। मीरा ने डायरी हाथ में थाम ली। उसकी उंगलियां एक बार फिर अर्नब की उंगलियों से छुईं और इस बार दोनों में से किसी ने हाथ नहीं पीछे नहीं खींचा। उस स्पर्श की गहराई में अब एक दूसरे को पा लेने का अटूट विश्वास था। मीरा ने गजल की आखिरी लाइनें पढ़ी। कुल्हड़ की चाय का धुआं और ये सावन का समा, तुम जो आए जिंदगी में, मुकम्मल हुआ मेरा जहां। वो जो पहला स्पर्श था, वो जो पहली नज़र का इकरार था, अब समझ आया कि कहीं वही तो रूह का पहला प्यार था। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने डायरी बंद की और अर्नब की आंखों में देखा। इस बार शर्म थी, लेकिन छुपाने की कोशिश नहीं की। उसने धीरे से अपना हाथ अर्नब की हथेली पर रख दिया। उस पुराने शहर की जर्जर हवेली के नुक्कड़ पर, जहाँ वक्त कभी ठहर गया था, आज 2 जिंदगियां हमेशा के लिए एक हो चुकी थी। बारिश की बूंदें गिरती रहीं, कुल्हड़ की चाय से धुआं उठता रहा और 2 युवा दिलों ने अपने पहले प्यार की उस मखमली दास्तान को मुकम्मल कर दिया, जिसकी खुशबू उसकी रूह के में ताउम्र महकने लगी थी। अमीन गांव की उस शाम ने साबित कर दिया था कि जब दिल में सच्चा एहसास हो तो कायनात खुद मिलकर हर अधूरी गज़ल को मुकम्मल कर देती है। दोस्तों, ये थी आज की बेहद ही रोमांटिक कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, 6 बजे के लिए अपनी नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दें। आज के लिए इतना ही। नई कहानी के साथ कल फिर मिलती हूँ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।